हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में वी आर स्टार्टिंग CFA लेवल 1 क्वांटिटेटिव मेथड्स का चैप्टर 1 रेट्स एंड रिटर्न्स। सो ये चैप्टर में क्या क्या कवर्ड है पहले वो देख लेते हैं। सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में समझाए गए हैं जो हमको पढ़ने हैं। सो जैसे नाम है रेट्स एंड रिटर्न्स। रेट क्या है? इट इज़ इंटरेस्ट रेट, राइट। सो इंटरेस्ट रेट के डेफिनेशन, इंटरेस्ट रेट को हम कौन से 3 तरीक़ों से बोल सकते हैं वो इसमें डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट किन चीज़ों से बनता है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। उसके बाद नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या है, आपके 3 टाइप के मीन दे रखे हैं, फिर उन तीनों टाइप के मीन्स का रिलेशनशिप दे रखा है। उसके बाद एक चौथा टाइप का मीन है, फिर मनी वेटेड रिटर्न, टाइम वेटेड रिटर्न, एनुअलाइज्ड रिटर्न, कंटिन्यूसली कंपाउंडेड, ग्रॉस रिटर्न, नेट रिटर्न, लेवरेज रिटर्न। तो आज ये हम सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज़ इंटरेस्ट रेट। सो हम श्वेजर में आ जाते हैं। ये 2024 की श्वेजर है जो 2025 में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है श्वेजर के। सो हम इसमें से कंटिन्यू करते हैं। सो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? सो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको नहीं पता इंटरेस्ट रेट क्या होता है, सो उनके लिए एक बहुत बेसिक डेफिनेशन होगा इंटरेस्ट रेट का कि आपका जो मनी है उस पर टाइम का जो वैल्यू है मनी का वो डिफाइन करता है इंटरेस्ट रेट। सो इट मेजर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सपोज़ आज के 100 रुपये और मेरे को 1 महीने बाद 100 रुपये मिलेंगे, तो वो दोनों का वैल्यू अलग है, सेम नहीं है, राइट। वो क्यों वैल्यू अलग है? बिकॉज टाइम डिफरेंस है दोनों में। मुझे 100 रुपये आज मिल रहे हैं और दूसरे 100 रुपये 1 महीने या उसके बाद मिल रहे हैं, तो दोनों में टाइम का डिफरेंस है, इसलिए उन दोनों की वैल्यू भी अलग है। अभी जो वैल्यू अलग है वो वैल्यू इसलिए अलग है क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बीच में आ जाता है, राइट। सो अभी इंटरेस्ट रेट के 3 नाम बोल सकते हैं या तो फॉर्म्स बोल सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, जैसा हमने इसमें लिखा है, राइट। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि कोई आपके पैसे पे इफ़ यू आर फॉरगोइंग करंट कंजम्पशन, तो आपको कितना मिनिमम रिटर्न चाहिए कि इतना मिनिमम रिटर्न है तो मैं मेरा करंट कंजम्पशन फॉरगो करके मैं मेरे कंजम्पशन को डिफ़र करूँगी, राइट। तो वो रिटर्न को बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट कि मिनिमम इतना तो मुझे चाहिए। अगर मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया तो मुझे इतना रिटर्न तो चाहिए तो ही मैं इन्वेस्ट करूँगी, नहीं तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगी। तो वो जो अब रिटर्न है, वो जो रिक्वायर्ड रिटर्न है, उसको बोलेंगे हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, राइट। दूसरे तरीके से कैसे इंटरेस्ट रेट को बोल सकते हैं? डिस्काउंट रेट। अभी जैसे इंटरेस्ट रेट की बात करें हैं पूरे CFA कोर्स में, तो इट इज़ नेवर सिंपल इंटरेस्ट, इट इज़ ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, उस प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में आपको प्रिंसिपल वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट पीरियड में वो प्रिंसिपल वैल्यू प्लस जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। सो 100, उसके बाद 110, उसके बाद 110 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। सो वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी डिस्काउंट रेट क्या होता है? सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, आप क्या कर रहे हो? सपोज 10% का मेरा रेट है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो जैसे कंपाउंडिंग सुना है अपन ने, कंपाउंडिंग क्या होता है? वही कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का वही कॉन्सेप्ट है, कंपाउंडिंग। सो क्या करता है वो? ऐड करता जाता है, यानी 100 पे 10% से वो कंपाउंडिंग करता रहेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फॉर्मूला से। अभी उसी चीज़ को रिवर्स कर देंगे तो उसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग। अभी 110 से आपको 100 पे आना है, तो आपको 10% से उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, तब जाके आप 100 पे आओगे। तो 100 से 110 जाना, दैट इज़ कंपाउंडिंग विथ 10% इंटरेस्ट, और 110 से 100 पे आना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंटिंग। सो कंपाउंडिंग का उल्टा इज़ डिस्काउंटिंग। तो अगर आप बोल रहे हैं कि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, ठीक है, तो मैं उसको ऐसा भी बोल सकती हूँ कि मेरा डिस्काउंट रेट 10% है, ठीक है। तो उसको इंटरेस्ट रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। तो ये जनरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में आपको काफ़ी काम आएगा। तीसरा उसका बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ करंट कंजम्पशन। अगर मैं अगर फ्यूचर कंजम्पशन फॉरगो करती हूँ, इफ़ आई ऑप्ट फॉर करंट कंजम्पशन, 100 रुपये मुझे आज ही खर्च करने हैं, अगर मैं डिसाइड किया कि मुझे आज ही 100 रुपये खर्च करने हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आज खर्च करने की मेरे को कुछ कॉस्ट लगेगी, ठीक है। सो मैं किसी को अगर लोन देती हूँ और मैं मार्केट में रेट है कि मैं किसी को 1 मंथ का लोन दूंगी तो मुझे सपोज 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आज मैंने किसी को 100 रुपये का लोन दिया, तो मेरे को 110 रुपये 1 महीने बाद मिल सकते हैं, ठीक है। बट मैंने डिसाइड किया कि मुझे लोन नहीं देना है, मुझे 100 रुपये आज ही खर्च कर देने हैं। तो उस चीज़ का कॉस्ट क्या है?
₹10 जो मुझे एक्स्ट्रा मिल सकते थे, वो मेरी कॉस्ट है आज के कंजम्पशन, आज कंजम्पशन करना जो मैंने ऑप्ट किया उसका कॉस्ट है वो ₹10। तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो 10% है वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो अपॉर्चुनिटी मैंने फॉरगो कर दी, तो वो मेरी कॉस्ट है फॉर करंट कंजम्पशन। सो इंटरेस्ट रेट एक ही चीज़ है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताती है, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करती है, बट उसको बोलने के 3 अलग अलग तरीके हैं। या तो आप उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हैं, डिस्काउंट रेट बोल सकते हैं, या तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो इंटरेस्ट रेट जैसे हमने बोला, सपोज 10%, तो वो वैल्यू कहाँ से डिराइव हुई? 10% ही क्यों, कुछ और नंबर क्यों नहीं? या तो कहीं पे अगर 17% है, 18% है, एनी XYZ नंबर, तो सिर्फ वही नंबर क्यों, उसके कंपोनेंट्स क्या है, वो नंबर पे डिराइव होने के लिए हमने क्या क्या कंपोनेंट्स ऐड किए वो नंबर लाने के लिए। सो ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स। सो कोई भी इंटरेस्ट रेट के 5 डिटर्मिनेंट्स होते हैं बड़े बड़े। फर्स्ट इज़ आपका रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ओके, सो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या है? रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या है कि ऐसा इंटरेस्ट रेट जो आपको, सपोज़ कोई कंट्री है जहाँ पे कोई इन्फ्लेशन नहीं है, ठीक है, पैसे का परचेजिंग पावर कम हो ही नहीं रहा है। आप आज जैसे बोलते हैं कि आज जो चीज़ 50 रुपये में मिल रही है वो आज से 5 साल बाद शायद 200 रुपये में मिलेगी, या तो XYZ अमाउंट पे मिलेगी। तो वो क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हम इन्फ्लेशन फैक्टर इन कर रहे हैं। सो सपोज़ कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इन्फ्लेशन है ही नहीं, पैसे का परचेजिंग पावर कम हो ही नहीं रहा है, कम या ज़्यादा हो ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं है। सो ऐसी जगह में इन्फ्लेशन नहीं है और ऐसी कोई सिक्योरिटी, सपोज़ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए जो जनरली रिस्क फ्री रहते हैं, ठीक है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट का डिफ़ॉल्ट करना की पॉसिबिलिटी इज़ वेरी रिमोट, या तो आपकी बैंक FD है, तो जनरली वो सब कि ये सब रिस्कलेस इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर इधर इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे इतना परसेंटेज तो मिलेगा ही रिटर्न, राइट। तो उसको बोलते हैं हम रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, कि इतना एक पीरियड में इतना इंटरेस्ट तो मुझे मिलेगा ही, ये तो रिस्क फ्री रिटर्न है और इसमें इन्फ्लेशन नहीं है, तो मेरी मनी की मेरा जो ग्रोथ है परचेजिंग पावर का वो इतना तो इंक्रीज़ होगा ही, तो उसको बोलेंगे रिस्क फ्री रिटर्न, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट रेट में एक तो होता है रिस्क फ्री रिटर्न, क्योंकि अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं एटलीस्ट इतना तो चाहूँगी कि मुझे जो बाहर से रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है वो तो मिले ही एटलीस्ट इस इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। तो एक होता है रिस्क फ्री रिटर्न। अभी उसमें एड ऑन्स होते जाते हैं। इन्फ्लेशन प्रीमियम, अभी ऐसा तो प्रैक्टिकल है नहीं कि कोई जगह पे इन्फ्लेशन हो ही नहीं, इन्फ्लेशन तो है ही, रहती ही है इन्फ्लेशन, तो हम उसका एक प्रीमियम ऐड करेंगे, राइट। सो अगर जैसे इन्फ्लेशन 4 to 6 की रेंज में, 4 to 6% पर एनम की रेंज में फ्लक्चुएट करती है, तो हम बोलेंगे कि भाई सपोज रिस्क फ्री रिटर्न मेरा 5% है, तो उसके ऊपर इन्फ्लेशन प्रीमियम, मेरे को अगर 5% मिल रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट में, पर रुपी का वैल्यू जो परचेजिंग पावर है मनी का वही 6% से डिक्रीज़ होता जा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन है, तो मेरे को कोई एक्चुअल में तो मेरा मनी बढ़ा ही नहीं, रियल सेंस में मेरा मनी का परचेजिंग पावर बढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ इन्फ्लेशन को कंपेंसेट कर दिया। तो मैं क्या करूँगी, 5% तो मेरा एक्चुअल में रिटर्न है ही, मैं उसके ऊपर और प्रीमियम लूँगी, जितना भी इन्फ्लेशन का प्रीमियम मेरे को चार्ज करना है मैं उतना प्रीमियम चार्ज करूँगी, तो इंटरेस्ट रेट में वो एडेड रहता है। तीसरा कंपोनेंट आता है डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम। आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, जिसको आपने पैसे दिए हैं वो बंदे ने या वो कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपको पैसे वापस किए ही नहीं, वो एक रिस्क है, ठीक है। सब लोग इसलिए तो उसको रिस्की इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की बॉन्ड्स और बैंक की FD है जो रिस्क फ्री है, बाकी सब में रिस्क है, ठीक है, क्योंकि कोई डिफ़ॉल्ट कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, तो उस चीज़ का भी एक प्रीमियम होता है कि भाई तुम डिफ़ॉल्ट कर दोगे तो क्या, ठीक है, तो तुम्हारी इतनी अच्छी क्रेडिटेबिलिटी नहीं है, तुम डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, तो उस चीज़ के लिए मुझे अश्योरेंस चाहिए, मुझे कंपेंसेशन चाहिए, तो उसका एक मैं प्रीमियम लूँगी विच इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम। चौथा आता है लिक्विडिटी प्रीमियम। कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो इलिक्विड होते हैं, जिनको हम तुरंत सेल नहीं कर सकते मार्केट में। अब जैसे जो लिस्टेड स्टॉक्स एंड शेयर्स हैं वो बहुत लिक्विड है,
बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड होते हैं, हर सेकंड उनका ट्रेड हो रहा होता है, कोई बेच रहा है कोई ले रहा है। तो अगर मेरे को मेरे शेयर्स बेचने हैं जो लिस्टेड हैं, मेरे पास आई एम होल्डिंग सम लिस्टेड शेयर्स, मुझे बेचने हैं, तो मैं बहुत ईजिली बेच सकती हूँ, ठीक है, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में बेच सकती हूँ। और उसमें मुझे कुछ वैल्यू डिप्रिसिएशन का डर नहीं है कि भाई मुझे अगर तुरंत शेयर बेचने हैं, अगर मेरे को कोई इमरजेंसी आ गई फैमिली में, या तो मुझे पैसे चाहिए, मुझे तुरंत शेयर्स बेच के मुझे पैसे रियलाइज़ करने हैं, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि क्योंकि मुझे जल्दी बेचना है इसलिए मुझे थोड़े से कम में बेचना पड़ेगा, ऐसा उनमें नहीं होगा। तो उनमें लिक्विडिटी का इशू नहीं होता। बट काफ़ी सारी अनलिस्टेड जैसे शेयर्स हो गए, कोई डिबेंचर्स हो गए कंपनी के जो अनलिस्टेड है, तो ये सब सिक्योरिटीज़ बहुत इनलिक्विड होती है, जल्दी से बिकती नहीं है, उनके लिए बायर्स ढूंढने पड़ते हैं, टाइम लगता है। और इस केस में ऐसी सब सिक्योरिटीज़ को अगर आपको जल्दी बेचना है तो मे बी आपको डिस्काउंट पे बेचना पड़े। सपोज़ मार्केट रेट चल रहा है उसका 100 रुपये पर, क्योंकि मुझे जल्दी है, मुझे आज के आज या तो 1-2 दिन में बेचना है, जो या तो जो भी टाइम पीरियड में बेचना है, तो मुझे उसमें शायद हेयर कट लेना पड़े, मुझे शायद उसको 90 रुपीज़ में बेचना पड़े। तो वो जो 10 रुपीज़ का लॉस है वो मेरा लिक्विडिटी रिस्क है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं अपने आप को कंपेंसेट करूँगी, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रीमियम। और जो लास्ट है वो है मैच्योरिटी प्रीमियम। मैच्योरिटी प्रीमियम यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट या तो कोई भी सिक्योरिटी उसकी मैच्योरिटी जितनी ज़्यादा लंबी होती जाएगी उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ता रहेगा, बिकॉज वी कैन प्रिडिक्ट या तो वी कैन फोरकास्ट द नियर फ्यूचर, बट हम उतने ही श्योरिटी से, उतने ही गारंटी से दूर का फ्यूचर कभी भी फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे जितनी श्योरिटी से हम करंट शॉर्ट टर्म फ्यूचर फोरकास्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ अपन फोरकास्ट कर पाते हैं उस पर अपने को कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ तो नहीं होगी या तो ये चीज़ तो हो जाएगी। बट दूर का कोई फोरकास्ट एकदम श्योरिटी से नहीं कर सकता, तो उसमें हमेशा एक डर रहता है कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा। तो उस चीज़ का वो जो डर है उसके लिए एक अश्योरेंस है, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी प्रीमियम। तो जितना ज़्यादा लंबा मैच्योरिटी वाला आपका सिक्योरिटी या तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसमें उतना ज़्यादा प्रीमियम होगा इंटरेस्ट पे, तो उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। बैंक एफडीज़ में भी जैसे आपने देखा होगा, शॉर्टर पीरियड्स के लिए जो एफडीज़ होती है उनका इंटरेस्ट रेट कम रहता है, और जो लॉन्गर पीरियड्स की एफडी होती है उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ दिस मैच्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट के हमने 5 कंपोनेंट्स देखे। सो उसका बेस क्या है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर हम ऐड ऑन करते जाते हैं, इन्फ्लेशन का प्रीमियम डालेंगे, डिफ़ॉल्ट रिस्क का प्रीमियम डालेंगे, लिक्विडिटी का प्रीमियम डालेंगे और मैच्योरिटी का प्रीमियम डालेंगे। तो आपको क्या क्या कंपोनेंट्स याद रखने हैं, इन्फ्लेशन होता है एक डिफ़ॉल्ट रिस्क का प्रीमियम होता है, एक लिक्विडिटी प्रीमियम होता है, मैच्योरिटी याद रहता है और मैच्योरिटी प्रीमियम होता है। सो हमको इन्फ्लेशन तो जनरली सबको याद रहता है बिकॉज हम कॉमनली सुनते हैं। सो आप ये मेन 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, डिफ़ॉल्ट रिस्क प्रीमियम, लिक्विडिटी प्रीमियम और मैच्योरिटी प्रीमियम। सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनल एंड रियल इंटरेस्ट रेट। सो इंटरेस्ट रेट 2 टाइप्स के हैं, नॉमिनल और रियल। उसमें उन दोनों में एक ही फ़र्क है, जैसे मैंने समझाया अभी इन्फ्लेशन का। जैसे रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, उसमें हमने क्या अजम्पशन लिया था कि ऐसी कोई कंट्री है, ऐसी कोई प्लेस है जहाँ पे इन्फ्लेशन है ही नहीं, उस केस में जो इंटरेस्ट रेट होगा रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़, उसको हम रियल रिस्क फ्री रेट बोलेंगे। रियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन फैक्टर्ड इन नहीं है। सो नॉमिनल और रियल का यही डिफरेंस है कि उसमें नॉमिनल में इन्फ्लेशन फैक्टर्ड होती है, रियल में इन्फ्लेशन फैक्टर्ड नहीं होती। सो जैसे आप श्वेजर में देखेंगे 1 प्लस नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, जो नॉमिनल रेट है वो किससे बनता है, 1 प्लस रियल रिस्क फ्री रेट इंटू 1 प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। सो आप रियल रेट में जब इन्फ्लेशन रेट जोड़ देते हैं तो आपको मिलता है नॉमिनल रेट, ठीक है। सो नॉमिनल और रियल में सिर्फ इन्फ्लेशन का ही फ़र्क है। नॉमिनल इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर करता है एंड रियल है वो इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर नहीं करता है। सो सपोज़ जो एग्जांपल था कि अगर मेरे कोई सिक्योरिटी पे मेरा रिटर्न है 5%, बट मेरा इन्फ्लेशन है 6%, तो मेरा परचेजिंग पावर एक्चुअल में जो इंक्रीज़ हुआ वो कुछ इंक्रीज़ ही नहीं हुआ, बल्कि मेरा मनी डेप्रिसिएट हो गया, ठीक है। तो जैसे दूसरा एक एग्जांपल मैं लेती हूँ मैं, अगर विथ डिफरेंट नंबर्स, सपोज 7% रिटर्न है और आपका इन्फ्लेशन है 5%, तो इस केस में क्या हुआ, मोटा मोटा देखे जाए तो आपका 2% का रियल आपका परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हुआ मनी का। तो 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए थे, 107 हो गया, जिसमें से 105 तो इन्फ्लेशन के वजह से ही हो गया। मतलब आपको जो पहले आइटम आपको 100 रुपये में मिल रही थी, अब वो सेम आइटम आपको 105 रुपये में मिल रही है, तो आपको वो 5 रुपये का जो गेन हुआ वो उसको गेन नहीं बोल सकते, वो तो सिर्फ आपका इन्फ्लेशन को कंपेंसेट किया,
ठीक है, तो आपका एक्चुअल में जो गेन हुआ, जो आपका एक्चुअल में परचेसिंग पावर इंक्रीज हुआ, वो कितना हुआ, 2 रुपीज़ जितना, ठीक है। तो वो 2% को हम बोलेंगे रियल इंटरेस्ट रेट। अब ये 2% बहुत रफली कैलकुलेट किया है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली ऐसे नहीं कैलकुलेट होता है माइनस करके, वो हम देखेंगे आगे कैसे कैलकुलेट होता है। सो सिर्फ यही डिफरेंस है नॉमिनल एंड रियल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट में। ओके, सो अब नॉमिनल और रियल की बात कर ही रहे हैं, सो एक मैं ये टॉपिक ले लेती हूँ जो इसी चैप्टर का है, बट एंड में इंस्टीट्यूट ने दिया है, बट क्योंकि हमने अभी जस्ट रियल एंड नॉमिनल सीखा तो हम इसको साथ में ले सकते हैं। सो इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लेन किया है रियल रिटर्न्स के बारे में। सो जैसे हमने समझा उसमें इन्फ्लेशन नहीं होता है, ठीक है। अभी रियल रिस्क फ्री रेट अलग होता है और रियल रेट अलग होता है। रिस्क फ्री जैसे मैंने समझाया उसमें रिस्क के कोई प्रीमियम नहीं होते। रिस्क के क्या क्या 3 प्रीमियम्स देखे थे हमने, डिफ़ॉल्ट प्रीमियम, लिक्विडिटी प्रीमियम और मैच्योरिटी प्रीमियम। ये सब रिस्क के प्रीमियम्स थे, क्योंकि हम रिस्क की सिक्योरिटी में डाल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इनटू रिस्क फ्री सिक्योरिटी हम रिस्क की सिक्योरिटी में डाल रहे हैं, तो हमको इतने रिस्क के इतना रिस्क का प्रीमियम चाहिए हमको, जिसमें 3 कंपोनेंट्स थे, लिक्विडिटी, डिफ़ॉल्ट और मैच्योरिटी। सो अब रियल रिटर्न्स, जब जो वर्ड रिस्क फ्री हट जाए और सिर्फ रियल रिटर्न है, मतलब उसमें रिस्क प्रीमियम इनकॉर्पोरेटेड है, वो मेरा रियल रिटर्न है, ठीक है। सो अभी वो बनता कैसे है उसके बारे में। सो जैसे अब हमने अभी देखा कि 1 प्लस नॉमिनल रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री है ये, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस नॉमिनल रिस्क फ्री। नॉमिनल रिस्क फ्री कैसे बनेगा, अभी नॉमिनल रिस्क फ्री जैसे हमने समझा कैसे बनेगा, रियल रिस्क फ्री। रियल में अगर इन्फ्लेशन जोड़ देती हूँ तो मैं क्या बनेगा, नॉमिनल। सो नॉमिनल रिस्क फ्री इक्वल्स टू 1 प्लस रियल रिस्क फ्री इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम। तो रियल में जब इन्फ्लेशन जोड़ा तो नॉमिनल हो गया और रिस्क फ्री तो रिस्क फ्री ही है, ठीक है। अभी मुझे रियल रिटर्न पे आना है। रियल रिटर्न मतलब रिस्क फ्री की बात नहीं कर रही मैं सिर्फ, उसमें मैं रिस्क प्रीमियम भी ऐड करूँगी, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो 1 प्लस रियल रिटर्न इक्वल्स टू रिस्क फ्री में मैं रिस्क प्रीमियम और ऐड कर देती हूँ, तो वो रियल रिटर्न हो जाता है। फिर वो रियल रिस्क फ्री रेट नहीं रहता, वो रियल रेट हो जाता है, क्योंकि उसमें मैंने रिस्क प्रीमियम ऐड कर दिया। ये रेट मेरा रियल रेट है, इसमें इन्फ्लेशन नहीं है, पर इसमें रिस्क का जो भी प्रीमियम है वो एडेड है, क्योंकि मैं रिस्क की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रही हूँ। अभी इंस्टीट्यूट का इधर एक अजम्पशन रहता है कि ये जो रिस्क प्रीमियम है उसमें इन्फ्लेशन प्रीमियम भी एडेड है, ये इधर इंस्टीट्यूट का अजम्पशन है। इसलिए इन्होंने ये फॉर्मूला लिखी है कि अगर मैं रियल रिस्क फ्री रेट में इन्फ्लेशन प्रीमियम और वो 3 टाइप के जो रिस्क प्रीमियम है वो ऐड कर देती हूँ, तो ये सिर्फ इतना जो पार्ट है वो मेरा क्या बन जाएगा, नॉमिनल रेट बन जाएगा, रिस्क फ्री नहीं, नॉमिनल रेट बन जाएगा, गिवन के इस रिस्क प्रीमियम में इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्लूडेड है। अभी अगर मुझे ये नॉमिनल रेट में से रियल रेट कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, नॉमिनल और रियल में क्या फ़र्क था, इन्फ्लेशन का फ़र्क था, तो मैं इस नॉमिनल रेट को डिवाइड कर दूँगी किससे, इन्फ्लेशन प्रीमियम से। इन्फ्लेशन प्रीमियम वाला कंपोनेंट मैं इसमें से निकाल दूँगी। सो जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वन प्लस रियल रेट इक्वल्स टू 1 प्लस रियल रिस्क फ्री इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम एंड इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम। ये वाले रिस्क प्रीमियम में हमने अज्यूम किया है कि सिर्फ वो 3 टाइप के रिस्क है, डिफ़ॉल्ट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और मैच्योरिटी रिस्क। तो जाके हम इन्फ्लेशन रिस्क अलग से ऐड करेंगे, और अगर इसमें से ये पूरे में से ये पूरा तो क्या हो गया, नॉमिनल हो गया। अभी इसमें से मुझे रियल बनाना है तो मुझे कौन सा कंपोनेंट हटाना पड़ेगा, इन्फ्लेशन, क्योंकि नॉमिनल और रियल में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इन्फ्लेशन का है। तो मैं इसको किससे डिवाइड कर, मुझे कट करना पड़ेगा, तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, 1 प्लस इन्फ्लेशन। ये दोनों कट हो गए, तो आपका क्या रहा, रियल रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, तो वो आपका आ जाएगा रियल रेट, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट ने अभी इस फॉर्मूला में क्या अज्यूम किया कि रिस्क प्रीमियम में इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम जो है वो भी इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इन दोनों को एक ही ब्रैकेट बना के इन्होंने रिस्क प्रीमियम लिख दिया, तो भी आपका फॉर्मूला सेम ही रहता है, आपको डिवाइड बाय इन्फ्लेशन करना पड़ेगा टू रीच एट द रियल रेट, राइट। तो ये फॉर्मूला है। सो अभी इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे हमारा जो 7 और 5% वाला एग्जांपल था। सो 1 प्लस
7% क्या है, वो आपका नॉमिनल रिटर्न है, वो आपका ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है 7%, ठीक है। तो फॉर्मूला में देखेंगे तो 1 प्लस के साथ है, सो 1 में मैं प्लस करती हूँ 7%, 1 + 7%, तो मेरा क्या आएगा 1.07। उसको मैं डिवाइड करती हूँ इन्फ्लेशन से, इन्फ्लेशन कितना था हमारा 5%, तो 1.05, तो ये मुझे क्या देगा, मेरा 1 प्लस रियल रिटर्न देगा, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 1 प्लस रियल रिटर्न। तो हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, 1.07 डिवाइडेड बाय 1.05, ये आपका आया। इसमें से मैं 1, अब मुझे रियल रिटर्न का परसेंटेज चाहिए, तो इसमें से मैं 1 माइनस करूँगी, -1, अब इसको परसेंटेज फॉर्म में करना है तो इंटू 100, तो ये क्या आया मेरा 1.904%, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 2% जो हमने माइनस करके निकाला था। सो दिस इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ डिफाइनिंग 1.2%, सॉरी 1.9%। सो आपका रियल रिटर्न कितना है 1.904%। सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट रियल रिटर्न। सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या, उसके बाद हम 3 टाइप के मीन रिटर्न्स देखेंगे। सो होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ये बहुत बेसिक एक मेट्रिक है कि सपोज़ आज मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और 2 साल बाद वो 100 रुपये का हो गया सपोज़ 190 रुपीज़, ठीक है। तो जो 2 ईयर्स का जो मेरा होल्डिंग पीरियड था, वो 2 ईयर्स में मुझे टोटल रिटर्न कितना मिला, 100 का 190 हुआ, तो मुझे वो 2 ईयर्स में टोटल रिटर्न कितना मिला। सो उसका बेसिक हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है कि 190 ये मेरा एंडिंग वैल्यू था और मेरा बिगिनिंग वैल्यू क्या था 100 रुपये। तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं, सो क्या आएगा 190 डिवाइडेड बाय 100, इतना मेरा पैसे कि 1.9 टाइम्स हो गए मेरा पैसा जो है, मेरा पैसा 1.9 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब इसको मुझे परसेंटेज फॉर्म में करना है तो कैसे करूँगी, इसमें से मैं -1 करूँगी इंटू 100, सो 90% बढ़ गया मेरा पैसा। सो मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या है 90%, एंड दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न। सो श्वेजर में देख लेते हैं, सेम फॉर्मूला है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न एंड ऑफ पीरियड वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग ऑफ पीरियड वैल्यू। हमारी एंड ऑफ पीरियड वैल्यू क्या थी 190 डिवाइडेड बाय बिगिनिंग ऑफ पीरियड वैल्यू 100, उसमें से -1 कर दोगे तो आपको होल्डिंग पीरियड का रिटर्न मिल जाएगा कि इतना मेरा होल्डिंग पीरियड था, उसमें टोटल मेरा रिटर्न कितना है, बिगिनिंग वैल्यू पे कितना रिटर्न मुझे मिला मेरे होल्डिंग पीरियड में, तो उसको बोलेंगे HPR, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अभी इस चीज़ को जैसे हमने बहुत सिंपली किया कि 190 डिवाइड बाय 100, अभी कोई स्टॉक है मेरा सपोज, ठीक है, मैंने कोई शेयर में इन्वेस्ट किया है और वो शेयर डिविडेंड भी देता है, सो उसका होल्डिंग पीरियड कैसे आएगा। सो इसमें इन्होंने वही बताया कि आज मैंने शेयर ख़रीदा है 100 रुपीज़ में, ठीक है, उसकी वैल्यू हो गई 120 इन वॉट एवर से 6 मंथ्स, और उसने मुझे ये 6 मंथ्स में 2 रुपये का डिविडेंड भी दिया। सो अब इसको मैं कैसे, इसका होल्डिंग पीरियड कैसे, रिटर्न कैसे निकालूंगी। सो रिटर्न क्या होता है, जो आपको कैपिटल में अप्रिसिएशन मिला वो भी रिटर्न है, और जो आपको उसके ऊपर अदर इनकम आई, सपोज डिविडेंड की इनकम आई, वो भी आपका रिटर्न है, ठीक है। तो हमको दोनों चीज़ को फैक्टरिंग करना है। सो हम कैसे करेंगे, आपका कैपिटल अप्रिसिएशन वाला पार्ट कितना है 120 - 100, 20 रुपये आपको कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ तो वो आपका रिटर्न है। सो 120 - 100 प्लस आपको 2 रुपये भी मिले तो प्लस 2 रुपीज़, और आपका बिगिनिंग वैल्यू मैंने कितना इन्वेस्ट किया था 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, तो ये मेरा होल्डिंग पीरियड का रिटर्न हो जाएगा। जिससे हम देख लेते हैं 120 - 100, जो 20 आया उसमें मैं 2 और ऐड कर दूँगी। सो मुझे 22 रुपये का टोटल रिटर्न मिला, कितने पे मिला 100 पे मिला, डिवाइडेड बाय 100, सो ये मेरा रिटर्न हो गया, ये मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न हो गया, राइट। और इसमें हम -1 नहीं करेंगे, हम इसमें -1 क्यों नहीं करेंगे, ये मेरा सीधा इंटू 100 करके मेरा 22% का होल्डिंग पीरियड रिटर्न ये सीधा आ गया। इसमें -1 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इधर 100 माइनस कर दिया है। -1 इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसमें क्यों किया था, क्योंकि ये जो 100 की मेरी कैपिटल, जो ओरिजिनल कैपिटल था, वो मेरा ये 190 में इंक्लूडेड था, इसलिए मैंने बाद में -1 किया। -1 हम ओरिजिनल प्रिंसिपल को हटाने के लिए करते हैं, इसमें मैंने ऑलरेडी हटा दिया। अगर मैं 120 + 2 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा करती, 120 + 2 122 डिवाइडेड बाय 100,
तो मेरा 1.22 आया, उसमें से फिर मैं 1 माइनस करूँगी एंड इंटू 100 करूँगी तो मेरा 22% आएगा। बट मैं ऑलरेडी 120 माइनस 100 कर रही हूँ, ऑलरेडी -1 वाली इफेक्ट इधर आ जा रही है, तो मुझे बाद में वापस -1 करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा सीधा रिटर्न आ जाएगा 22%। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे होल्डिंग पीरियड रिटर्न। इधर भी वही लिखा है PT, यानी आपका जो 6 मंथ्स बाद वाला जो भी बाद वाला जो रेट है वो माइनस आपका ओरिजिनल रेट प्लस डिविडेंड एंड डिवाइडेड बाय आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली इनका ये रिटर्न आया। अभी सपोज हमारे मल्टीपल होल्डिंग पीरियड्स है, जैसे 6 महीने करके मैंने सपोज लिया बेचा ऐसा कुछ किया, तो उसमें मेरा एक पूरे साल का या तो एक पूरे पीरियड का होल्डिंग पीरियड कैसे निकलेगा। सपोज़ अभी इसमें इन्होंने ईयरली एग्जांपल दिया है, 1 साल मैंने कोई सिक्योरिटी ली बेच दी, फिर वापस खरीदी बेच दी, वापस खरीदी बेच दी, या तो मैंने खरीदी बेची नहीं बट मैंने होल्ड करके रखा, तो उसका होल्डिंग पीरियड कितना है। अभी सपोज आपने होल्ड करके रखा है, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स आपका सिक्योरिटी का वैल्यू 190 हो गया, तो डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो। बट नहीं, वो मेरा होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड है इंटू 3 ईयर्स, अलग तीनों साल का अलग अलग होल्डिंग पीरियड रिटर्न है। अभी वो अलग अलग रिटर्न्स को मैं कैसे जोड़ूंगी कि मुझे 3 साल का एक कौन सो कंबाइंड रिटर्न मिल जाए, तो उसका फॉर्मूला बहुत इजी है। तीनों साल का रिटर्न को आप मल्टीप्लाई करो और उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, -1 कर दो। सो सपोज ईयर 1 का रिटर्न है 10%, ईयर 2 का रिटर्न है 15% एंड ईयर 3 का रिटर्न है 20%। अभी ईयर 1 से लेके ईयर 3 तक 3 साल हुआ, 3 साल का मेरा एक रिटर्न, अगर मुझे 1% बताना है कि 1% बताओ कि 3 साल मुझे कितना रिटर्न हुआ, तो मैं कैसे बताऊंगी। सो 1.1 जो कि है 1 + 10%, फिर हम 1 + 15% करेंगे, तो इंटू 1.15 एंड इंटू 1 + 20% विच इज़ 1.2। इतना हो गया। अब इसको मैं नॉर्मल अपने ओरिजिनल पे लाने के लिए क्या करूँगी, इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दूँगी, -1 इंटू 100। सो मेरा कितना आया, 3 साल का मेरा एक रिटर्न बोलने जाऊँ तो मैं आया मेरा 51.8%। ये मेरा ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स ये मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न है 51.8%। एंड उसको अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो 10, 15, 20 इस तरीके का ये ईयरली रिटर्न है। इन तीनों का एक होल्डिंग पीरियड रिटर्न देखने जाए तो 51.8%। ओके, सो दिस वॉज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3 टाइप के एवरेजेस। ठीक है, सो एक मेरा अरिथमेटिक मीन नॉर्मल एवरेज रिटर्न, ज्योमेट्रिक रिटर्न और हार्मोनिक मीन रिटर्न। सो हम स्टार्ट करेंगे एवरेज रिटर्न से। एवरेज हम सबको पता है कि मीन क्या होता है। ठीक है, मीन यानी सपोज आपके 2-3 ऑब्जर्वेशंस है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उन सब का आप सम करिए, टोटल करिए, उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो एक वो एवरेज निकल जाता है कि ये पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का इतना एवरेज है। सो सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज़ वेरी बेसिक, सबको आता ही है बट स्टिल। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन है 10, कोई है 20, कोई है 13, कोई है लेट्स से 17, 50, 100। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशन हो गई, डिवाइड बाय 6। तो इनका अगर सम करेंगे 10 + 20 + 13 + 17 + 50 + 100, 194 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाय 6, तो कितना आया 32.33। तो ये पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, ये जो 6 नंबर का सेट है उनका एवरेज देखने जाए तो 32.33 का एवरेज है, तो इसको बोलेंगे हम एवरेज मीन रिटर्न। अभी यही सेम चीज़ मैं रिटर्न्स के साथ करती हूँ। कोई सिक्योरिटी का रिटर्न है 10%, किसी का रिटर्न है 13%, किसी का 18%। अभी इन तीनों सिक्योरिटीज़ का एवरेज रिटर्न कितना है। सपोज मेरे पोर्टफोलियो में ये 3 सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, और इसमें मैं वेटेज नहीं देख रही हूँ कि तीनों में कितना कितना पैसा इन्वेस्टेड है, वेटेज निकाल देते हैं। सपोज सेम है, सबका तीनों का जितना इन्वेस्टमेंट है उसका वेटेज सेम है, तो मेरा एवरेज रिटर्न कितना आया, तो इन तीनों को मैंने ऐड किया, डिवाइड बाय 3 कर दूँगी, 10 + 13 + 18 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न है 13.67%। तो इसको बोलते हैं एवरेज रिटर्न। इसको आप फॉर्मूला टर्म्स में देखेंगे तो अगेन वही है, रिटर्न 1, 2, 3, 4 जब तक n नंबर ऑफ रिटर्न्स डिवाइडेड बाय, बिकॉज आपके n नंबर ऑफ रिटर्न्स है डिवाइड बाय n, सो दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन रिटर्न।
नेक्स्ट आते हैं ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न पे। अभी ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न क्या है, वो कंपाउंड रेट के फॉर्मूला के बेसिस पे चलता है, ठीक है। अभी कंपाउंड रेट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट जो आपकी एंडिंग अमाउंट है इक्वल्स टू 1 + r⁴n, ये आपका कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सो ज्योमेट्रिक मीन इसी प्रिंसिपल पे चलता है। अभी ज्योमेट्रिक, ये मेरा रिटर्न परसेंटेज है, ठीक है। सपोज ए की जगह मैं इसको रिटर्न परसेंटेज बोल देती हूँ, तो मेरा एक रिटर्न और ये मेरा पर पीरियड रिटर्न परसेंटेज है। सो मुझे ये निकालना है, मेरे को ये निकालना है, ठीक है। ये मेरा टोटल है, ये मेरा पर पीरियड है, मुझे पर पीरियड निकालना है। तो मैं कैसे करूँगी, इस फॉर्मूला को उल्टा मतलब इन्वर्स कर देते हैं। सो ये जो मेरा r% आया, अभी n मेरे पावर में है, उसको मुझे इधर लेके जाऊँगी मैं जब, तो वो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाता है वो √n, और इधर क्या बचा 1 + r। अभी सिर्फ r चाहिए तो 1 इधर आ जाएगा, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r% का √n - 1। सिमिलरली यही ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है कि आप सारे रिटर्न्स को ऐड करिए, उसका nth रूट, जितने भी रिटर्न्स ऐड किए उनका nth रूट ले लीजिए और उसमें से -1 कर दीजिए, तो आपको ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न मिल जाएगा। अभी ये कंपाउंड रेट के बेसिस पे चलता है, जैसे हमने अभी देखा। सो अभी इसका एक प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा जो हमने ऊपर ये एरिथमेटिक मीन रिटर्न निकाला ना, उन्हीं वैल्यूज़ का, जिस वैल्यूज़ का एरिथमेटिक मीन रिटर्न निकाला, उन्हीं वैल्यूज़ का अगर आप ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न निकालेंगे तो वो हमेशा एरिथमेटिक मीन रिटर्न से कम आएगा, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर्टी है ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न की, जो आपको याद रखनी है। एरिथमेटिक मीन रिटर्न से वो हमेशा कम आएगा। अगर आप सेम ऑब्जर्वेशंस का भी निकालेंगे तो भी ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न हमेशा कम आएगा। एक केस ऐसा हो सकता है जहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न और एरिथमेटिक मीन रिटर्न इक्वल हो, दोनों सेम आएंगे। वो कब होगा, जब एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में सारे ही ऑब्जर्वेशंस एक ही है। सपोज 5 ऑब्जर्वेशन है, पाँचों ऑब्जर्वेशन की वैल्यू एक ही है, सपोज 10%, पाँचों ऑब्जर्वेशन 10% की ही हैं, +10% +10% +10%। अगर ये ऑब्जर्वेशन, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इसका आप एरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए या तो ज्योमेट्रिक मीन निकाल लीजिए, एक ही आएगा, ठीक है। तो जिस केस में ऑब्जर्वेशंस सेम होते हैं उसी केस में ज्योमेट्रिक मीन और एवरेज मीन इक्वल आएगा। बाकी हर केस में ज्योमेट्रिक मीन है वो एरिथमेटिक एवरेज मीन से हमेशा कम आएगा। ओके फाइन। अब हम इसका एक दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न है वो एवरेज मीन रिटर्न से कम क्यों आएगा, कम क्यों आएगा, तो वो उसकी तो प्रॉपर्टी है, बट कितना कैसे फ्लक्चुएट करेगा। सो जैसे हमने देखा कि अगर सारी ऑब्जर्वेशंस इक्वल है तो वो दोनों इक्वल होंगे, पर अगर सारी ऑब्जर्वेशंस इक्वल नहीं है, अगर ऑब्जर्वेशंस के अंदर अंदर डिस्पर्जन है, तो ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न हमेशा एवरेज से कम होगा, वो हमने देख लिया। सो जैसे जैसे ऑब्जर्वेशंस में डिस्पर्जन बढ़ता जाता है उतना उतना ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न एवरेज मीन रिटर्न से ज़्यादा कम होता जाएगा। सो सपोज इधर क्या है, ऑब्जर्वेशंस में डिस्पर्जन है, कोई डेविएशन है ही नहीं, सारे इक्वल है, इसलिए ज्योमेट्रिक और एरिथमेटिक मीन इक्वल आया। पर जैसे इनमें फ्लक्चुएशंस बढ़ेंगे, सपोज ये 10% है तो ये 50% है, थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो 20% हो गया, फोर्थ है वो सपोज 200% हो गया, फिफ्थ है वो 300% हो गया। तो आप देखेंगे इनके अंदर अंदर कितना ज़्यादा डिस्पर्जन है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, कितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, बिकॉज डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे डिस्पर्जन बढ़ता है वैसे ज्योमेट्रिक मीन और एरिथमेटिक मीन का भी, दोनों के बीच का डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। सो अभी इसका एरिथमेटिक मीन जो भी आएगा और इसी का ज्योमेट्रिक मीन जो भी आएगा, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा कंपेयर टू इसमें कोई फ़र्क ही नहीं था, बिकॉज डिस्पर्जन इज़ 0, इसमें डिस्पर्जन इज़ वेरी हाई। अभी इन तीनों के बीच का अगर मैं कुछ लूँगी जिसमें इससे थोड़ा कम डिस्पर्जन होगा बट इससे ज़्यादा डिस्पर्जन होगा, तो जो इसका ज्योमेट्रिक और एरिथमेटिक मीन का डिफरेंस आएगा वो थोड़ा कम आएगा, डिफरेंस कम आएगा। तो अभी इसके बेसिस पे एक इंस्टीट्यूट में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक डेटा सेट दिया है, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ए और एक सेट है बी। अभी वो क्या करेंगे, इन दोनों ऑब्जर्वेशन सेट का आपको मीन निकाल के दे देंगे, जिसको एक्स बार भी बोलते हैं, मतलब ये एरिथमेटिक एवरेज निकाल के दे देंगे। दोनों सेट्स का सेम एवरेज है, इसमें कुछ एक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी, इसमें कुछ एक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी, वो हमको नहीं पता। इन्होंने डायरेक्ट मीन निकाल के दे दिया कि सेट ए का मीन है 5 और सेट बी का मीन है 5, और ज्योमेट्रिक मीन निकाल के दे देंगे एक सेट का। सपोज सेट ए का ज्योमेट्रिक मीन है 3,
ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे देंगे। ये सेट के जो ऑब्जर्वेशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 4%, और जो सेट बी है उसके ऑब्जर्वेशंस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो वो आया 10%। ठीक है, अब वो पूछेंगे कि फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी। ये ज्योमेट्रिक मीन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेंगे, आपको एमसीक्यू में दे देंगे कि इट विल बी इक्वल टू एक्स बार विल बी इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन, या तो एक्स बार विल बी लेस देन ज्योमेट्रिक मीन, या तो एक्स बार विल बी मोर देन ज्योमेट्रिक मीन। सिलेक्ट करो। तो हाउ विल यू डू दिस? तो तब ये वाला जो इसका क्वालिटी है ज्योमेट्रिक मीन का वो काम आएगा। हमने क्या सीखा है कि डिस्पर्जन ज़्यादा तो ज्योमेट्रिक मीन एक्स बार से और कम। ठीक है, एक्स बार और ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंस और बढ़ता जाएगा। सो एट मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आपका एक्स बार और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल है। कभी भी ज्योमेट्रिक मीन एक्स बार से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, वो उसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैक्सिमम इक्वल हो सकता है। बाकी केस में जितना ऑब्जर्वेशन में डिस्पर्जन ज़्यादा है उतना ज्योमेट्रिक मीन उससे और कम होता जाएगा, और जितना डिस्पर्जन कम है, जितना ऑब्जर्वेशन एक दूसरे के पास आते रहेंगे इक्वालिटी की तरफ, वहाँ तब ज्योमेट्रिक मीन उतना कम होता जाएगा। तो इसमें आपको, और डिस्पर्जन का मेजर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्या मेजर करता है, वेरिएबिलिटी, डिस्पर्जन मेजर करता है। तो ये सेट में मीन दोनों का सेम है, मीन दोनों का सेम है। तो हम क्या देखेंगे, डिस्पर्जन देखेंगे कि अभी डिस्पर्जन 4% है इसका, यानी ऑब्जर्वेशंस के बीच की जो वेरिएबिलिटी है वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 4% है, और जो बी है उसका ऑब्जर्वेशन, उसका डिस्पर्जन कितना है, 10% है। यानी बी की जो ऑब्जर्वेशंस है उनमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी है एक दूसरे के कंपेयर में, ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, ज़्यादा ऊपर नीचे है वो ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे के कंपेयर में। तो क्या सीधी सी बात है, अगर डिस्पर्जन ज़्यादा है तो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, हमेशा मीन से कम होगा। सो 5 से हमेशा ज्योमेट्रिक मीन कम ही होगा। सो देखो दोनों 5 है, तो 5 से तो मेरा दोनों में डिस्पर्जन है, तो इक्वल तो है ही नहीं मतलब ज्योमेट्रिक मीन। सो दोनों केस में 5 से कम है, बट इस केस में 3 का ज्योमेट्रिक मीन है जो 5 से कम है, तो वो वैलिडेट कर रहा है 4%। बट इसमें डिस्पर्जन 4 से भी ज़्यादा है, तो मतलब इसका ज्योमेट्रिक मीन 3 से भी कम होगा, राइट। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन 3 से भी कम होगा, तो आपका जो ऑप्शन में होगा कि ज्योमेट्रिक मीन लेस देन 3, तो वो आपका राइट ऑप्शन होगा, बिकॉज इसमें डिस्पर्जन ज़्यादा है तो 3 से भी कम होगा इसका ज्योमेट्रिक मीन, राइट। तो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी उस हिसाब से। सो ये दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट में है। सो अब हम देखते हैं हार्मोनिक मीन क्या होता है। हार्मोनिक मीन तब यूज़ होता है जब हमको कॉस्ट एवरेजिंग करनी है, एवरेज कॉस्ट निकालना है कि हमने सपोज़ जब कोई फिक्स्ड अमाउंट में हम पीरियडिकली एक फ़िक्स्ड अमाउंट की शेयर्स परचेज़ कर रहे हैं, सपोज़ कि कोई एक स्टॉक है, एवरी मंथ मैं 1000 रुपये उसमें इन्वेस्ट करूँगी, और 1000 रुपये में प्राइस तो मेरा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। सो एवरी मंथ 1000 रुपये में जितने भी शेयर्स आए मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट करूँगी। सपोज़ एक महीने में 1000 रुपये में मेरे 10 शेयर आ गए, दूसरे महीने में सिर्फ 5 ही शेयर आए, ठीक है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैं तो 1000 रुपये डाल रही हूँ। अभी वो जो मेरा होल्डिंग्स बनेंगे, मेरा जो पोर्टफोलियो बनेगा, उसमें वो स्टॉक का एवरेज प्राइस पर स्टॉक पर शेयर क्या आएगा, उसको निकालने के लिए हम हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं। सो उसका फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x। n यानी कितनी बार आपने वो परचेजिंग किया, 1 डिवाइड बाय सिग्मा 1 डिवाइड बाय x। x यानी कि पर शेयर वैल्यू कितना था जब आपने परचेज़ किया तब। सो इसमें एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है श्वेजर में। सो सपोज़ एक इन्वेस्टर है, उसने 1000 रुपीज़ ऑफ म्यूचुअल फंड ईच मंथ परचेज़ किया ओवर द लास्ट 3 मंथ्स। 3 महीने से वो ऐसा करता जा रहा है, एंड 3 महीने से उसने जो भी सपोज़ उसकी म्यूचुअल फंड की NAV होती है, सो सपोज़ उसने स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो मंथ 1 के स्टार्टिंग में NAV था 8 रुपीज़, तो उसमें उसने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। मंथ 2 के स्टार्टिंग में NAV था 9 रुपीज़, उसमें 1000 कर दिया, और थर्ड में 10 रुपीज़, तो उसमें 1000 इन्वेस्ट कर दिया। सो अभी उसको जितनी भी यूनिट्स मिली उनका पर यूनिट का एवरेज कॉस्ट कितना आया, तो उसको निकालने के लिए एक ईजी फॉर्मूला है जो हम हार्मोनिक मीन से यूज़ करेंगे। सो n यानी कितनी बार आपने इन्वेस्ट किया। सो 3 मंथ्स है तो आपने 3 बार इन्वेस्ट किया, तो ऊपर न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1/x। सिग्मा यानी सम, तो हमने इन तीनों को प्लस किया,
1/x इन्वर्स लेना है, जितना भी आपका NAV था उसका इन्वर्स, तो 1/8, 1/9 प्लस 1/10, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8.92। तो पर शेयर आपका एवरेज, आपका जो कॉस्ट एवरेज है वो कितना बैठेगा, 8.926। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। अभी इसमें हमारा क्वेश्चन आएगा कि हमको अगर एवरेज ही निकालना है कॉस्ट का, तो हम एरिथमेटिक मीन क्यों नहीं यूज़ कर सकते, 8 + 9 + 10 डिवाइड बाई 3 क्यों नहीं कर सकते? वो नहीं कर सकते। आप वो करोगे तो आंसर ये नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? सो हम समझते हैं कि एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, कि आपका जो टोटल सम है, यानी जो पूरा टोटल आपने इन्वेस्ट किया, वो 3 बार $1000 इन्वेस्ट किए, $1000 इन्वेस्ट किए, तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 3000 रुपीज़। ठीक है, सो आपका 3000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। डिवाइड बाय हम क्या करते थे एरिथमेटिक मीन में, क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल क्वांटिटी। अभी इसमें आपको क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्वांटिटी कैसे निकालोगे? सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, आपने फर्स्टली 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और पर शेयर आपका NAV था 8 रुपीज़, तो डिवाइडेड बाई 8, तो मुझे 125 यूनिट्स मिले थे म्यूचुअल फंड के। ठीक है, उस 125 125। नेक्स्ट मंथ 1000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया और 9 रुपये का NAV हो गया था, तो आपको कितने यूनिट्स मिले, 111.11, इतने यूनिट्स मिले। थर्ड मंथ 1000 रुपये इन्वेस्ट किए पर अब NAV कितना हो गया, 10 रुपये, तो आपको कितने यूनिट्स मिले, 100 यूनिट मिले। अभी आप इनका टोटल करिए, 100 + 111 + 125, तो कितने यूनिट्स हैं अपने पास, 336.11, इतने यूनिट्स है। और आपने टोटल इन्वेस्ट कितना किया, 3000, तो 3000 डिवाइडेड बाय 336.11, तो डिवाइड करने के मैं इसका इन्वर्स कर देती हूँ इंटू 3000। सो ये सेम आंसर आ गया 8.9256, जो इधर भी आंसर था। सो अगर आपको वैसे एरिथमेटिक मीन यूज़ करके अगर आपको कॉस्ट एवरेज निकालना है, तो आपको क्वांटिटी भी फैक्टर इन करनी पड़ेगी। बट इसका एक सिंपल, सो दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, आपने डिवाइड किया, क्वांटिटीज़ निकाली, उसको प्लस किया, फिर उसको डिवाइड किया, तो ये लंबा प्रोसेस है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट एक फॉर्मूला बनाया विच इज़ हार्मोनिक मीन। सो इसमें भी हो वही रहा है। अगर आप 1000 रुपीज़ ना लेके 1 रुपये का एग्जाम्पल लेंगे, सो 1 रुपये इन्वेस्ट किया 8 के भाव पे, तो मुझे 1 डिवाइड बाई 8 इतने यूनिट्स मिले, प्लस 1 डिवाइड बाई 9 इतने यूनिट्स, प्लस 1 डिवाइड बाई 10 इतने यूनिट्स मिले, और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 3 रुपीज़ का, तो 3 रुपीज़ डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, तो आपके इतने आ गए। सो ये दिस इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एरिथमेटिक मीन। सो हार्मोनिक मीन भी वही कर रहा है जो एरिथमेटिक मीन करेगा, बट उसका एक सिंपलर आपको फॉर्मूला मिल गया है, n डिवाइड बाई सिग्मा 1/x, तो वो ईजी हो जाता है। हर बार हमको ये कम्बसम लंबी प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। सो सिमिलरली इन्होंने भी वही शो किया है कि आप क्वांटिटी निकालो और फिर आप एवरेज निकालोगे तो सेम आएगा। सो दिस इज़ हार्मोनिक मीन यूज्ड फॉर कॉस्ट एवरेजिंग, राइट। अभी एक ऐसा भी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है कि ये तो आपका शेयर प्राइजेस है, वो ऐसा दे सकता है कि XYZ 2-3 ऑब्जर्वेशंस दे दिया कि ये रिटर्न्स है शेयर के। अब इन रिटर्न्स का आप हार्मोनिक मीन निकाल लीजिए, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। उसका फॉर्मूला होगा n जो ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाय सिग्मा, भी सेम है। हम जो उसमें 1/x कर रहे थे, इसमें 1/x की जगह 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रिटर्न जितना परसेंटेज है, और इसमें से पूरे में से 1 माइनस करोगे, तो ये आ जाएगा मेरा रिटर्न्स के लिए। अगर मुझे हार्मोनिक मीन निकालना है तो ये फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r पूरे में से -1। तो इससे मेरा अगर रिटर्न्स है मेरे ऑब्जर्वेशंस में, तो उसका हार्मोनिक मीन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये श्वेजर में नहीं है। सो दिस फॉर्मूला इज़ फॉर हार्मोनिक मीन ऑफ रिटर्न्स। अभी इन तीनों मीन्स का जैसे हमने पहले बात किया था, रिलेशनशिप ऑफ एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। सो एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक का तो हमने एक रिलेशनशिप देखा कि ज्योमेट्रिक हमेशा एरिथमेटिक मीन से कम रहेगा। अभी इन तीनों का क्या रिलेशन है? सो तीनों का रिलेशन ये है, अच्छा अभी जैसे ज्योमेट्रिक मीन एरिथमेटिक मीन से कम है, सो हार्मोनिक मीन का भी सेम प्रॉपर्टी है। हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा कम रहेगा, ठीक है। तो वो क्या बनता है, वो इक्वेशन, सबसे बड़ा एरिथमेटिक, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन एंड उससे छोटा हार्मोनिक मीन। सो हार्मोनिक मीन हमेशा सबसे छोटा रहेगा, एरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन एरिथमेटिक से छोटा रहेगा पर हार्मोनिक से बड़ा रहेगा। एंड अगर ऑब्जर्वेशन सेम है तो तीनों इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है, सो दिस इज़ अ प्रॉपर्टी। अभी एक और प्रॉपर्टी है इसकी, अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ठीक है, सो ये चीज़ आप कैसे वैलिडेट कर सकते हो कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो ये तीनों सेम हो जाएंगे। तो अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, सपोज अरिथमेटिक मीन 10 है, ऑब्जर्वेशन सेम है तो तीनों 10 हो गए, तो 10 इंटू 10 इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर विच विल बी 10 स्क्वायर। सो 10 इंटू 10 इज़ वॉट, इट इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर ही। ठीक है, तो अगर ऑब्जर्वेशंस अलग है तो क्या होगा, हमेशा हार्मोनिक मीन कम होगा ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन कम होगा अरिथमेटिक मीन से, एंड उन तीनों का रिलेशनशिप क्या होगा, अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर। और अगर तीनों इक्वल है तो और अगर ऑब्जर्वेशंस इक्वल है तो तीनों इक्वल होंगे तो भी ये वर्क करेगा। ठीक है, सो ये एक याद रखना है ये रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट हमने देखा था ट्रिम्ड एंड विंसोराइज्ड मीन। ये क्या है, अभी सपोज एरिथमेटिक मीन है, अभी हम बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़ा रहता है इन तीनों में। क्यों बड़ा रहता है, क्योंकि ये क्या करता है, सारे ऑब्जर्वेशंस को एज इट इज़ लेता है, उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देता है। सो सपोज मेरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसमें कोई आउटलायर्स है, यानी सपोज कोई सेट है इसमें 10 12 11 9 ऐसे नंबर्स है, प्लस उसमें 2 और ऑब्जर्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन है 1 और एक ऑब्जर्वेशन है 100। अभी अब इसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। 1 + 10 + 12 + 11 + 9 + 100 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन। तो इसका मीन कितना आया, 23.83। सपोज ये 100 नहीं होता ये सेट में, तो इसका मीन कितना आता, 10 + 12 + 11 + 9 + 1 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मीन सीधा गिर के कितना हो गया, 8.6, राइट। तो ये जो मेरा इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया मीन, वो क्यों हुआ, क्योंकि 100 का एक आउटलायर था। ये सारे आप फिगर्स देखो, ये सब एक रेंज में है, पास में है। ये एक आउटलायर है और ये एक आउटलायर है। ये बहुत ही बड़ी फिगर है, ये बहुत ही बड़ा ऑब्जर्वेशन है। उसकी वजह से क्या हुआ, उसने अरिथमेटिक मीन जो मेरा नॉर्मली 8.6 आना चाहिए था, 8.6 के अराउंड आना चाहिए था, उसको खींच के वो कहाँ पे लेके गया, 23.83, बिकॉज एक हायर नंबर है इसमें। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाता है, वो बायस्ड हो जाता है, वो आउटलायर्स को भी कंसिडर करता है, इसीलिए वो उसकी तरफ ज़्यादा खींच जाता है। ठीक है, और अगर कोई इधर नेगेटिव नंबर होता बहुत नीचे तो आपका वो डाउनवर्ड पुल हो जाता है अरिथमेटिक मीन। सो अरिथमेटिक मीन में ये एक्सट्रीम आउटलायर्स का बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बहुत इफेक्ट पड़ जाता है, इसलिए ये बहुत बड़ा आता है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के कंपेयर में। अब बड़ा क्यों आता है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन जैसे है उसमें आउटलायर्स का जो इफ़ेक्ट है वो कम होता है, वो इफ़ेक्ट उसमें इतना ज़्यादा नहीं आता, इसलिए वो हमेशा अरिथमेटिक मीन से थोड़ा कम रहता है। और हार्मोनिक मीन में ज्योमेट्रिक मीन से भी कम इफ़ेक्ट आता है उन आउटलायर्स का, इसलिए वो इससे भी कम रहता है, राइट। अभी ये चीज़ को मिटिगेट करने के लिए आउटलायर्स मुझे नहीं चाहिए, या तो उनका इफ़ेक्ट मुझे मेरे एवरेजेस पे, मेरे मीन्स पे अफेक्ट नहीं होने देना है, तो हम क्या करेंगे, एक मॉडिफाइड टाइप, 2 टाइप के हैं मीन्स जो मॉडिफाइड है, उनके 2 नाम हैं, क्या है, एक है ट्रिम्ड मीन और एक है विंसोराइज्ड मीन। तो ये क्या करते हैं, दे डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स। तो जो आपका आउटलायर्स का इफेक्ट पड़ रहा है आपके मेट्रिक पे, उसको वो डिक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे ट्रिम्ड मीन है सपोज, ठीक है, ट्रिम्ड मीन में कैसा होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ट्रिम कर दो आप, ये मेरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसको मैं ट्रिम कर देती हूँ थोड़ा, कि भाई फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जर्वेशंस में निकाल देती हूँ। ये तो मैंने एब्सोल्यूट नंबर वाइज किया। आप ऐसा भी कर सकते हो कि हायर एंड पे 5% और लोअर एंड की 5% ऑब्जर्वेशंस मैं ट्रिम कर देती हूँ, उसके बाद मैं एवरेज निकालूंगी, तो कितना एवरेज आएगा, तो वो अराउंड दिस आएगा। तो वो मेरे को एक नॉर्मल एवरेज मिलेगा जिसमें आउटलायर्स का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशंस ट्रिम कर दी, तो उसको बोलेंगे हम ट्रिम्ड मीन। विंसोराइज्ड मीन क्या होता है, विंसोराइज्ड मीन में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशंस निकालते नहीं है वो लोग क्या करेंगे, ये मेरा सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, तो इसको मैं कोई और नंबर से सब्सटीट्यूट कर दूंगी जो मेरे ये रेंज के पास में होगा,
ठीक है। सो सपोज़ मैं इसको कोई भी नंबर से सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का आपने अजम्पशंस लिए हैं तो क्या लिए। सो सपोज़ मैंने इसको सब्सटीट्यूट करके 80 कर दिया और मैंने इसको सब्सटीट्यूट करके 5 कर दिया, तो अब इसका जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस उतने ही हैं, मेरे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस 6 ही रहेंगे। ट्रिम्ड मीन में क्या होता है कि मैं इन दोनों को निकाल दिया सपोज़, तो मेरे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस 6 से क्या हो गए, 4 हो गए, ठीक है। बट विंसोराइज में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इतने 6 ही रहेंगे, सिर्फ जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है उसको मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया कोई दूसरे नंबर से। तो अब फिर इसका मैं मीन निकालूंगी डिवाइड बाय 6 करके, तो मेरा इतना ज़्यादा आउटलायर का फ़र्क उस पर नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड दीज टू मीन्स आर यूज्ड टू डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स, ट्रिम्ड और विंसोराइज मीन। सो इन टोटलिटी हमने क्या क्या देखा, एरिथमेटिक मीन देखा, ज्योमेट्रिक मीन देखा। एरिथमेटिक मीन में इट इंक्लूड्स ऑल वैल्यूज इंक्लूडिंग आउटलायर्स, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन में कंपाउंड रेट ऑफ रिटर्न ओवर मल्टीपल पीरियड्स निकालने के लिए वो यूज़ होता है, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला यूज़ करता है। हार्मोनिक मीन है कॉस्ट एवरेजिंग के लिए यूज़ होता है वो, अगर मैंने फिक्स्ड मनी अमाउंट में हर पीरियड कुछ ना कुछ परचेज़ किया है तो कुछ इन्वेस्ट किया है, तो उसका एक एवरेज निकालने के लिए हार्मोनिक मीन यूज़ होता है। और ट्रिम्ड एंड विंसोराइज मीन है वो आउटलायर्स का इफेक्ट डिक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। सो हमने इतना कवर कर लिया है टिल हियर, बाकी का हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू।